तो संकल्प एकेडमी के इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर क्लास 8 का। तो आपका एग्ज़ाम है, जैसे कल आपका एग्ज़ाम है, तो हम इसमें सॉल्व करेंगे आज सैम्पल पेपर जो एसएसटी का है। ठीक है, ये बायलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर साथ में सॉल्व करेंगे सोशल साइंस का 25 और 26 के मिड टर्म के लिए। ठीक है, मिड टर्म एग्जाम्स के लिए सैम्पल पेपर है और ये दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स जो हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सैम्पल पेपर है, ठीक है, जो 8th क्लास के लिए है। हाँ, आपके पास टोटल टाइम जो रहेगा वो 2 घंटे और 30 मिनट का रहेगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ये टाइम कॉमन रहेगा और 60 मार्क्स का रहेगा आपके। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इसे पढ़ेंगे, वीडियो रोक करके आप इसे पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो हिंदी में ही पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस खंड को भारतीय संविधान की अंतर आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो अब से वीडियो पॉज करके आप सोचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर बताते हैं। चलो, ये अच्छा है, सेक्शन ए, फर्स्ट सेक्शन ए हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहले से लिखा हुआ है तो ये आसान रहेगा। तो कौन से मौलिक अधिकार को हम अपना संविधान के अंतरात्मा कहते हैं। ठीक है, यानी कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो दीपक इज बीइंग टू प्रिवेंट फ्रॉम गिविंग अ स्पीच विच फंडामेंटल राइट ऑफ द दीपक बीइंग वायलेटेड। तो यानी कि दीपक जो है वो एक भाषण देने से जो रोका जा रहा है दीपक को, तो दीपक का कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो ये कौन सा मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उसका उल्लंघन किया जा रहा है, इसके लिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेकुलर। तो ये आपको 4 केस दिए गए हैं कंट्रीज के, तो इसमें से आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका आंसर लगाना है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, जहां पर सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर, कंट्री डी। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसका देंगे। अगर यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर आपको इसमें दिक्कत होगी। तो आप रिवीजन के लिए इसको 2x पे करके जल्दी जल्दी देख भी सकते हैं। हाँ, तो व्हेन वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था वो कब पारित हुआ? तो ये सबसे पहले पारित हुआ था 1909 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1909 में पारित हुआ, जिसे हम मार्लियामेंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मार्लियामेंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि वाटर इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सेलिन। तो देखिए, संसाधन जो है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है और पृथ्वी पर अधिकतर जल जो है वो खारा है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो ए और बी। ठीक है, दोनों, यानी कि जल को आप दोबारा से साफ करके पी भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर जो ज्यादा उच्चतर पानी है वो क्या है? खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें सही मिलान करना है आपको, ये इसमें बताना है, मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो प्राथमिक एक्टिविटी है। तो इसमें आपको सही मिलान करते हुए बताना है, ये ध्यान से पढ़ेंगे। तो प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में मैं बता दूं, प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता होती है, जैसे कृषि। कृषि सबसे बड़ी प्राथमिक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी बताएं 3 तरह की होती है। अर्थशास्त्र के अंदर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो 3 तरह की होती है। पहली होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्सरी, यानी सर्विस सेक्टर। तीसरे को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, थर्सरी सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तृतीय वाले को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राइमरी के अंदर वो सारी एक्टिविटी आती हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से की जाती है, यानी प्राकृतिक संसाधनों से जो जुड़ी होती हैं। तो इसमें अब देखेंगे कि बैंकिंग प्राकृतिक से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तीसरे सेक्टर का है, थर्सरी सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र का है। बीमा भी तृतीय क्षेत्र का है, व्यापार भी तृतीय क्षेत्र का ही है। ठीक है, मत्स्य पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। इसी तरह अगर आपसे द्वितीय क्षेत्र को लेकर, यानी सेकेंडरी सेक्टर को लेकर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो सारे क्षेत्र जिसमें विनिर्माण करते हैं, यानी किसी चीज का निर्माण करते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं।
ठीक है। तो जैसे फैक्ट्री, कंपनियां, तो जो कोई चीज नई चीज बना रही है प्राथमिक चीजों को लेकर, जैसे आटे से बिस्किट बनाना, तो वो विनिर्माण यानी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और बाकी सारे सेवा क्षेत्र यानी तीसरे सेक्टर की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लीडिंग इन द प्राइस प्रोडक्शन? तो प्राइस प्रोडक्शन यानी कि चावल को बनाने में, चावल के प्रोडक्शन में कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है चावल का? तो वो है हमारे पास चाइना, हमारा पड़ोसी देश चाइना। तो ये चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणीय देश है। तंजानिया इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट? तो तंजानिया जो है वो कौन से कंटिनेंट का पार्ट है, यानी कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? तंजानिया नाम का देश जो है वो कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? तो आंसर इज ए, अफ्रीका। तो अफ्रीका का हिस्सा है तंजानिया। Which is the most suitable for the preventing soil erosion on the steppe slope? तो तीव्र ढलान वाले क्षेत्र में, यानी कि जहां पर अधिक ढलान होती है, कुछ ऐसे पहाड़ सा होता है और आप इस पर खेती करना चाहें, यानी यहाँ पर तीव्र ढलान है, आप यहाँ से कोई पत्थर गिराएंगे तो सीधे नीचे आके गिरेगा। ठीक है। तो इस तरह की तीव्र जो ढलान होती है, यहाँ पर किस प्रकार की फार्मिंग जो है वो आप कर सकते हैं, किस प्रकार की खेती की जाएगी? तो इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका आंसर बी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ, तो इसमें कोई एक असंगत की पहचान करनी है, यानी कि जो एक जैसा नहीं है। तो पेट्रोल, कोयला, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो आप देखेंगे पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस तीनों जमीन से निकलते हैं, जीवाश्म ईंधन है। जबकि सौर ऊर्जा जो है एक नए प्रकार का अक्षय ऊर्जा है, जिससे हम सूर्य से, सन से प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये एक नवीकरणीय और बाकी सारे जीवाश्म वाले हैं। ठीक है। ये बाकी सारे नॉन रिन्यूएबल हैं और जो सोलर एनर्जी है दैट इज रिन्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर में इस तरह से नहीं लिखा गया, तो इसको हमें पढ़ना होगा। ये है 10th क्वेश्चन। तो नीचे दो कथन है, पहला और दूसरा, दोनों के रूप में दिए गए हैं और दोनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला क्या है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है और अधिकांश मात्रा में लवणीय है। तो ये शायद हमने पहले कर लिया है, एक मिनट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका आंसर जो था कि भाई दोनों ही सही है। इसका आंसर जो फर्स्ट होगा ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में क्या गया है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम 3 इकाई कालखंडों में बांटा था। तो और इसका कारण मतलब आर एसोसिएशन, यानी कारण क्या बताया गया कि सरकारी दस्तावेजों को से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि सरकारी दस्तावेज में कभी ये नहीं लिखा जाता कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि अभिकरण तो सही है लेकिन दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है। तो ए सही है हमारा और आर जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन की तरफ। उचित विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले, इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के सामने प्रारंभ हुई थी। तो पहली जो अंग्रेजी फैक्ट्री थी वो कौन सी कहां पर लगाई गई थी? ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है गंगा, यमुना, हुगली, ब्रह्मपुत्र। तो ये हुआ था हुगली नदी के पास में। ठीक है। तो इसका हम 12th के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये हुगली नदी के पास में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने? तो सिराजुद्दौला हैं वो किस वर्ष बंगाल के नवाब बन रहे हैं, इसके बारे में बताना है। तो ये टाइम जो था, 1 सेकेंड इसको साफ कर दें। हाँ, तो ये जो टाइम था ये टाइम रहा 1756 का। तो इसमें वो जो है बंगाल के नवाब बने थे और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ।
जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और उसके बाद उन्होंने अपना विस्तार किया और पूरे भारत की तरफ पूरे भारत में उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और भारत को अपने कब्जे में लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चंपारण आंदोलन किस कृषि विरुद्ध था? किस कृषि के विरुद्ध था? तो ये था नील के विरुद्ध। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे शेर ए मैसूर कहा जाता है? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसको हम शेर ए मैसूर कहते हैं। तो ये है टीपू सुल्तान। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है हमारा, हाँ तो नेक्स्ट खंड को शुरू करते हैं। दैट इज सेक्शन बी। इंग्लिश की तरफ भी चलते हैं तो सेक्शन बी की तरफ शुरू चलेंगे। सेक्शन बी के सवालों को देखेंगे। तो व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम? तो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई के क्या परिणाम निकले? चलो तो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई के क्या क्या परिणाम निकल रहे हैं तो इसको हम पढ़ेंगे। तो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई में क्या हुआ? ये 1799 में लड़ी गई और टीपू सुल्तान इसमें मारे गए। तो ब्रिटिशों ने मैसूर पर अपना नियंत्रण कर लिया था। ठीक है। तो इसको आप कम से कम 2 पॉइंटों में तो बनाकर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने एक साथ लिखवा रखा है तो उसके अंदर 2 पॉइंट कम से कम बनाएंगे। तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई जो है वो उसमें टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ी गई और इसमें अंग्रेज जो थे वो जीत गए और उन्होंने मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के क्या परिणाम निकले? तीसरे मराठा और अंग्रेज युद्ध के क्या परिणाम निकले? तो थर्ड मराठा एंड एंग्लो वॉर के क्या रिजल्ट निकले? तो तीसरे मराठा और एंग्ला युद्ध जो था वो 1817 और 1818 के बीच हुआ। तो इसमें मराठों की शक्तियां जो थी वो समाप्त हो गई, यानी मराठों की जो पावर थी वो खत्म होने लग गई और ब्रिटिश ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अपने भारत पूरी तरीके से भारत को अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर दिया। दक्षिण में भी वो काफी मजबूत होने लगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। न्यायपालिका के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो न्यायपालिका के 2 कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो है वो विवादों का निपटारा करती है, यानी कि अगर किसी के बीच में कोई विवाद है तो उसको सॉल्व करने का काम जो है न्यायपालिका में ही किया जाता है। लोगों को न्यायपालिका पर ही भरोसा रहता है। ठीक है। तो न्यायपालिका के द्वारा निष्पक्ष रूप से किया जाता है और साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है न्यायपालिका। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके जो है मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो सीधे वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। चलिए एक सेकेंड मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा, भारतीय संविधान की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चौथे क्वेश्चन में हमको 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। चलिए हम 2 विशेषताओं का उल्लेख करते हैं भारतीय संविधान की। तो मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं क्या क्या है? 2 फीचर्स। तो पहला तो है भाई ये फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार प्रदान करता है और एक फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है। और भी आपको अगर इसमें लगे तो जैसे सरकार की संसदीय व्यवस्था का रूप देता है, शक्तियों का बंटवारा करता है। तो इस तरीके से आप 1-2 पॉइंट और लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला इसी में पूछा गया है अथवा के अंदर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व लिखिए। तो आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब बताना है कि इसका मतलब आखिर होता क्या है, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का महत्व है क्या। तो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो सार्वभौमिक वयस्क अधिकार समानता को सुनिश्चित करता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इक्वालिटी लेके आता है लोगों के बीच में। हर 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति वोट डालेगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो। ठीक है। यानी उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो लेकिन वो वोट दे सकता है। वो नागरिक अपने प्रतिनिधि को, अपने एमएलए को वोट देके चुन सकता है। ठीक है। इसको मत भी कहते हैं वोट को, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार है। तो प्रत्येक जो वयस्क नागरिक है यानी 18 से प्लस का व्यक्ति है उसको वयस्क माना जाता है, उसको बिना किसी भेदभाव के वो मतदान का अधिकार दिया गया है।
इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इंश्योर द इक्वालिटी ऑफ एवरी अडल्ट सिटीजन दैट हैज राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना किसी भेदभाव के वो वोट दे सकता है, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। नेक्स्ट चलते हैं। तो सतत पोषीय विकास की व्याख्या कीजिए। सतत पोषीय विकास क्या होता है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास का अर्थ है संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिसे वर्तमान की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, यानी कि आज जो हम चाहते हैं वो तो पूरी हो जाए और साथ ही भविष्य की पीढ़ी के लिए की आवश्यकताओं पर भी कोई आंच ना आए। तो इस तरह से प्रयोग करना है कि आज भी हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग हमारे पूरी हो जाए और भविष्य के लिए भी बचा रहे, यानी कि यह संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग को वर्जित करता है, रोकता है। चलिए ये सब हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम अगले सेक्शन की तरफ आ चुके हैं जो कि सेक्शन सी होगा, खंड ग, सेक्शन नंबर सी। ठीक है, सेक्शन नंबर सी, खंड ग। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कृषि के विकास के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए, यानी कि आप खेती का कैसे डेवलपमेंट करोगे इसके लिए 2 उपाय सुझाने हैं। तो सजेस्ट एनी 2 मेजर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हमें क्या लाना है, अच्छी क्वालिटी के बीज, जिसके हम HYV बीज कहते हैं, और हमें उर्वरकों का उपयोग करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ेगा, सिंचाई अच्छी देनी पड़ेगी, यानी इरिगेशन सिस्टम जो है अच्छा करना पड़ेगा, फसल चक्र का पालन करना पड़ेगा, क्रॉप रोटेशन का। इसके अंदर से आप 4 पॉइंट बना के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कि आपको सबसे अच्छे बीज चाहिए होंगे, दूसरा कि उर्वरक, खेतों के लिए उर्वरक चाहिए होगा, तीसरा कि आपको सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी, चौथा कि आपको क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र, यानी एक के बाद एक चक्र फसल के, जैसे कि आपने जून से जुलाई कुछ उगाया, ठीक है, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त, ऐसे करके अलग अलग चक्रों के अंदर हम देखेंगे कि कौन से फसल को अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है, तो मौसम के अनुसार, जैसे कि आप जानते हैं रबी खरीफ, ठीक है, तो इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार कृषि की जाती है, वर्णन कीजिए। तो अमेरिका में किस प्रकार की खेती की जा रही है, इसका हमें यहां पर बताना है, उसका वर्णन करना है। चलिए डिस्क्राइब द हाउ एग्रीकल्चर इज डन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में किस प्रकार की खेती की जा रही है। तो अमेरिका में कृषि अत्यधिक यांत्रिक है, यानी कि मशीन से खेती की जा रही है, ठीक है, बड़े खेत में आधुनिक मशीनें, मॉडर्न मशीन्स, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर, वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था उनके पास काफी अच्छी है, साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक तरीके, वैज्ञानिक उनकी मदद करते हैं कि आपको कौन सी फसल कब उगानी चाहिए, किस फसल को कीड़ों से कैसे बचाएं, कौन सी खाद को किस वाली फसल के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, और नए तरह के बीज, इन सब में वैज्ञानिक उनकी मदद करते हैं, जिससे वो काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन कर पाते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। अच्छा, तो एक बार पहले हिंदी में पढ़ें, फिर इसके बाद हम इसकी तरफ लौटेंगे। तो भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संसद क्या क्या कार्य करती है, इसका हमें वर्णन करना है। तो भारतीय संसद के पास पहला काम तो क्या है, लॉ मेकिंग का। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो फर्स्ट इज लॉ मेकिंग फॉर द कंट्री, पूरे देश के लिए कानून बनाना। संसद जो है पूरे देश के लिए कानून बनाती है। बजट नियंत्रित करती है, यानी कि जो बजट होगा पूरे देश के अंदर क्या खर्च होने वाला है, क्या खर्च होगा, एक्सपेंसेस क्या होंगे, तो उसको नियंत्रित करती है, बजट बनाती है। सरकारी नीतियों की स्वीकृति करती है, यानी कि जो सरकार की पॉलिसीज होंगी उसको स्वीकृति देने का काम जो है वो संसद का ही होता है। तो संसद में आपको पता है 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और इसके तीसरे हिस्से होते हैं, जो अंग होते हैं, वो है प्रेसिडेंट भी, यानी कि कोई भी कानून कब बनता है, जब लास्ट में प्रेसिडेंट जो है उस पर मोहर लगा देते हैं, साइन कर देते हैं।
और साथ ही पार्लियामेंट में क्या होती है, बहस और प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है, बहस के साथ साथ प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और सरकार के काम पर, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है सवाल पूछकर। ठीक है, और किसी मुद्दे पर बहस के द्वारा अपनी बात को रखकर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो भारत में कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो हमें बताना है कि भारत में कानून किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं और उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करनी है। तो भारत में कानून किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ द लॉ आर मेड इन इंडिया। तो अ बिल इज इंट्रोड्यूस इन अ पार्लियामेंट, यानी कि पहले जो है आपका बिल जो है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और दोनों सदन से पारित होने से बहस होती है, फिर दोनों सदन से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, जिसे हमने डिटेल में क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है इसके अंदर। ठीक है, तो उनको पता होगा स्टूडेंट्स को जिन्होंने ऑफलाइन क्लास ली है। तो इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि सब पार्लियामेंट के हमारे पास यानी संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो पहले लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी विधेयक को पेश किया जाता है और फिर इसको राष्ट्रपति, दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास लास्ट में सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। जब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो जो है विधेयक जो है वो कानून यानी एक्ट का रूप ले लेता है। ठीक है, लॉ बन जाता है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे पास समय कम है। तो खंड घ यानी कि जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन डी की तरफ हम पहुंच चुके हैं। तो सेक्शन डी के अंदर हमारा पास पहला सवाल है, एक पहले इसको थोड़ा सा हम साफ कर लें। ठीक है, सेक्शन डी की तरफ इसमें लॉन्ग मतलब आपको 5 नंबर का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपको थोड़ा सा बड़ा 5 पॉइंट कम से कम लिखने होंगे इसके अंदर। आपको जब भी आप इसका आंसर देंगे तो एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो जल संरक्षण हेतु कोई 5 उपाय बताने हैं। आप पानी कैसे बचाएंगे, इसके लिए आपको 5 उपाय बताने हैं। तो पानी बचाने के लिए आपके पास क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जैसे कि ओके, इसमें शायद इसका उत्तर नहीं है तो मैं बताता हूं। तो आपको 5 उपाय बताने हैं जिससे आप पानी को बचा सकते हैं। तो जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि भाई आपके घर में अगर पानी बह रहा है तो उसको रोकें, प्लास्टिक को नदियों में ना फेंक कर। ठीक है, और जो नहाते समय हम बाल्टी का प्रयोग करें, ऐसे पानी को सड़क पर ना बहने दें, बारिश के पानी का संरक्षण करके बचा के। ठीक है, तो इन सब तरह से 5 तरीके आपको लिखने होंगे जिससे आप पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, यह जनरली आपके विज्ञान के उसमें भी पूछा जाता है कि आप पानी को कैसे बचाएंगे। ठीक है, जैसे गाड़ी को धोते समय लोग पाइप का यूज करते हैं, आप बाल्टी का प्रयोग करके हम पानी को बचा सकते हैं। तो जहां से भी हमें संभव हो पानी को बचाना है तो पानी को बचाने के आपको 5 उपाय लिखने होंगे। तो चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनहित याचिका का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। तो जनहित याचिका को विश्लेषण करना है, 5 नंबर का सवाल आएगा, जनहित याचिका आखिर है क्या। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो रखी है, ये प्रश्न संख्या जो है 8 ना होकर के 9 है। तो एनालाइज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL विद द एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल के साथ PIL को बताना है। तो जनहित याचिका, PIL की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL एक विशेष व्यक्ति, न्यायपालिका की एक विशेष शक्ति है, एक पावर है।
ठीक है, एक शक्ति है जिसमें कोई भी व्यक्ति या संगठन आम जनता के हितों की रक्षा के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकता है। यह गरीब और वंचित लोगों की मदद करता है जो स्वयं अदालत नहीं जा सकते। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि PIL के थ्रू कोई भी अदालत में जाकर किसी और के मुद्दे की बात भी रख सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर वही व्यक्ति जाए जो कि पीड़ित हो। तो पीड़ित की पीड़ा को समझते हुए कोई भी व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और उस पीड़ित के लिए न्याय की मांग कर सकता है, जैसे प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। तो प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल जाता है, जैसे दिल्ली में भी आप देखते हैं जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो आप कोर्ट नहीं जाते, आपके बिहाफ पे कोई और भी संस्था होती है वो कोर्ट जाती है और बताती है। कभी कभी कोर्ट जो है सू मोटो भी ले लेता है, यानी कि खुद ही अपनी बात दायर कर लेता है, याचिका दायर कर लेता है और उस पर सुनवाई करता है सरकार के पक्ष को सुनकर। और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग चले जाते हैं कोर्ट। बंधुआ मजदूरों के अधिकार से जुड़ी जनहित याचिकाएं बार बार कोर्ट के सामने आई हैं देखने में। चलिए नेक्स्ट, अच्छा सवाल पढ़ते हैं। न्यायपालिका का महत्व बताइए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व बताना है कि आखिर हमारे लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण क्यों है। 5 नंबर का सवाल ये भी रहेगा। ठीक है, अच्छा ये अथवा का सवाल है, तो आपको जो सही लगे, जो अच्छे से आता हो वो करिएगा। तो न्यायपालिका जो है वो न्याय करती है, ठीक है, तो इसलिए उसका निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। सरकार के प्रभाव से मुक्त रहती है और यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और विधि का शासन बनाए रखती है, यानी रूल ऑफ लॉ। कौन शासन करेगा? कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कानून का शासन होगा। तो कानून को हम विधि भी लिखते हैं, विधि भी, ठीक है, विधि भी लिख सकते हैं कानून की जगह, दोनों ही बराबर है। और सरकार के प्रभुत्व से मुक्त रहना होगा न्यायपालिका को, क्योंकि सरकार के खिलाफ भी मुकदमे आते हैं, तो सरकार का दबाव न्यायपालिका पर नहीं होना चाहिए। ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, विधि का शासन बनाए रखती है और शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रण भी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 9 में है और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये 5 तरीके बताए गए हैं जिससे आप पानी बचा सकते हैं, जो कि पिछला क्वेश्चन हमारा था। ठीक है, वर्षा के जल को करके, पुनर्चक्रण करके, पानी को वापस साफ करके, सीवर का पानी जो होता है उसको वापस साफ करें, नालियों के पानी को, और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, पेड़ लगा के, दैनिक जीवन में जल की बर्बादी को रोककर, जैसे मैंने नहाने और गाड़ी धोने के बारे में बताया था, चेक डैम और तालाबों का निर्माण करके, यानी कि जगह जगह तालाब बनाए जिससे कि जमीन के अंदर पानी सोखे और जमीन के पानी का वाटर लेवल बढ़े। सेक्शन ई की तरफ हम चल चुके हैं, सेक्शन ई की तरफ बढ़ चुके हैं। सेक्शन ई में क्या करना है, आपको रुक कर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको इसमें पढ़ना है, क्योंकि ये जो है आपके पढ़ने से ही होगा। तो आपको इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे और फिर इसके नीचे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जो कि 4 नंबर का होगा, इसका आपको उत्तर देना है। तब से वीडियो को पॉज कीजिए और फिर पढ़िए, मैं आपको आगे आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि सर्वेक्षण के किस प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो इसके अंदर आपके लिखे हुए हैं कि कई प्रकार के सर्वेक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्वेक्षण के प्रकार जो हो सकते हैं, देखो, तो सबसे पहले पूछा गया आपसे सर्वेक्षण के प्रकार बताइए, तो इसमें कई तरह के सर्वेक्षण लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया। ठीक है, मेंशन एनी वन टाइप ऑफ सर्वे। तो सर्वे बहुत तरह के होते हैं जो आपको इसमें पढ़ेंगे पैसेज के अंदर, तो आपको मिल जाएंगे। तो अगला सवाल ये है कि जनगणना कितने साल में की जाती है। तो जनगणना जो है जनरली 10 साल में, 10 वर्षों के अंदर की जाती है। ठीक है, तो जनगणना जो है प्रत्येक एवरी 10 ईयर्स, तो हर 10 साल में एक सेंसस की जाती है, जो कि इस साल भी होनी है। अंग्रेजी सरकार ने देश के विभिन्न इलाकों में के सर्वेक्षण क्यों करवाए होंगे, ताकि वो जान सकें कि कहाँ की मिट्टी
भूमि कैसी है, मिट्टी कैसी है, फसलों में किस प्रकार की फसल होती है, उसका ऐतिहासिक स्थान क्या, उसके स्थान का इतिहास क्या है, जनसंख्या की जानकारी पाने के लिए, और ताकि क्षेत्र में प्रभावी शासन किया जा सके, ताकि वो क्षेत्र में आसानी से शासन कर सके और लंबे समय तक शासन कर सके, इसके लिए सर्वे कराना जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप ध्यान से वीडियो पॉज करके अनुच्छेद को पढ़िए, फिर इसका हम आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र का अर्थ है जब जनता के द्वारा और जनता की सहमति से शासन किया जाए। तो जनता के द्वारा और जनता की सहमति और भागीदारी से सरकार बनाई जाती है, तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र के पीछे मूल सोच क्या होती है? तो लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यानी क्या, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी के पीछे का आइडिया है क्या? तो इसके पीछे मूल सोच ये रहती है कि नागरिक सबसे महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण कौन होते हैं? सिटीजन, नागरिक। ठीक है, और सरकार उनका विश्वास प्राप्त करना होता है, और सरकार को उनका विश्वास प्राप्त करके रखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, एक सवाल और है 11.3, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो कथन की व्याख्या करेंगे हम इसमें। हाँ, तो सहमति का अर्थ है लोगों की सामूहिक स्वीकृति, यानी कि लोग जो, सहमति का मतलब क्या है? सहमति का मतलब है कि भाई लोग उस सरकार को स्वीकार करते हो कि हाँ आप हमारे चीफ मिनिस्टर, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके की बात जो है जनता के द्वारा चुनी गई होनी चाहिए। लोकतंत्र तब शुरू होता है जब जनता निर्णय करती है, यानी कि जनता की सहमति से अगर निर्णय लिया जा रहा है तो वहां पर लोकतंत्र होता है, अन्यथा वहां पर लोकतंत्र नहीं होता। कुछ कुछ देशों में तो दिखावे का भी चुनाव कराया जाता है, जैसे चीन, उसमें केवल दिखावे के लिए चुनाव होता है। उसके अंदर चीजें जो है पहले से फिक्स रहती हैं कि कौन जीतने वाला है। चलिए कहीं साफ करते हैं। अच्छा, इस तरह से साफ नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो इस अनुच्छेद को भी वीडियो पॉज कीजिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, हम आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 12.1, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन जो है वो होते हैं जो कि पुनः निर्मित हो जाते हैं, यानी कि दोबारा से उनकी पूर्ति की जा सकती है, पुनः पूर्ति हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से जल्दी शीघ्रता से उनकी दोबारा पूर्ति की जा सकती है। तो अगला सवाल है कि एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण दीजिए। तो जैसे हम अभी तक ऊपर ही पढ़ा था हमने, सौर ऊर्जा, तो एक रिन्यूएबल एनर्जी है सौर ऊर्जा। एक जल एक नवीकरणीय संसाधन है, परंतु विश्व के बहुत से भागों में इसकी कमी क्यों है? तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी विश्व के अंदर इसकी कमी है। तो अत्यधिक उपयोग किया जाता है जल का, लापरवाही से उपयोग किया जाता है, और प्राकृतिक जल के सूखने के कारण। तो यानी कि जो पीने वाला पानी है वो तो 0.1% के आसपास ही है, और हम उसका उपयोग भी बड़ी लापरवाही से करते हैं और खराब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। ठीक है, बाकी पानी जो है वो पीने लायक नहीं है, खारा है, और कुछ बहुत ज्यादा पानी तो बर्फ के रूप में जमा हुआ भी है ग्लेशियरों में। अब निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इसे पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जा चुके हैं, और आपको इसका नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं 3 प्रश्न, इसका उत्तर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे पढ़ेंगे। तो यह अनुच्छेद, निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर जो इन प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो आप पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसके उत्तर दीजिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का चार्टर किसने दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का चार्टर कौन देगा? तो इसमें जो पहली महारानी थी उन्होंने दिया था। तो कौन, जो महारानी उस वक्त की थी उन्होंने दिया था, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है महारानी एलिजाबेथ प्रथम, यानी फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने दिया, ये चार्टर दिया था इनको कि आप वहां पर, आप जो है मोनोपोली करके वहां पर शासन कर सकते हो, यानी शासन पे आपका एकाधिकार होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के चार्टर द्वारा कहाँ के व्यापार का एक अधिकार मिल गया, यानी किस क्षेत्र में वो एक अधिकार रखते थे व्यापार के अंदर? तो वो था कि ट्रेड विद ईस्ट एशिया, यानी कि जो एशिया के पूर्वी कंट्री है उनकी तरफ। ठीक है, यानी कि इंडिया की तरफ, आसानी से भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के चार्टर से क्या लाभ हुआ?
तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ कि भाई उनका तो मोनोपोली आ गई और उनके उनके पास कोई भी उनका विरोधी नहीं बचा। ठीक है, एक अधिकार मिल गया, ठीक है, बिजनेस पे, और उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं थी। प्रतिस्पर्धा यानी कि उनका कोई कॉम्पिटिटर कंपटीशन में नहीं था। ठीक है, उनसे कोई कॉम्पिटिट करने वाला व्यक्ति वहां पर नहीं बचा था। ठीक है, तो वो क्या कर सकते थे, वो आसानी से प्रतिस्पर्धा न होने के कारण वो सस्ती चीज खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचा करते थे यूरोप में, तो इससे वो जल्दी अमीर हो गए। अब आपके पास नेक्स्ट है खंड च, जिसके अंदर की आपको मैप की फिलिंग करनी है। तो सेक्शन एफ, जिसके अंदर आपको मैप फिल करना है। तो सबसे पहले है सूरत। चलिए ये हम इसे फिल करते हैं, सूरत। तो सूरत को आपको फिल करना है, तो सूरत के लिए कैसे फिल करेंगे? तो सूरत जो है वो गुजरात के अंदर है, तो यहाँ पर नंबर 1 लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर 1 है। तो इसको आप पूरा लिखना है आपको, सूरत। ठीक है, तो सब सूरत लिखेंगे। एक मिनट थोड़ा साफ कर दें, सही नहीं लिखा। तो सूरत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये यहाँ से उठाना है। तो हमारे पास है यहाँ पर सूरत नंबर 1। तो यहाँ पे पॉइंट डालेंगे ऐसे और यहाँ लिख देंगे सूरत, और नंबर 1 भी डाल सकते हैं कि पहला नंबर सवाल मैंने किया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हैदराबाद। तो हैदराबाद आज के तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की तरफ चलेंगे, तेलंगाना को देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्नाटक, तेलंगाना यानी कि यहाँ। तो अभी हम यहाँ पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहीं यहाँ पर है हैदराबाद। हैदराबाद जो कि नंबर 2 है। फिर हैदराबाद हो गया बक्सर। बक्सर देखने को मिलता है बिहार में, तो यूपी बिहार के बॉर्डर की तरफ चलेंगे। तो ये है यूपी और ये है बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर होगा हमारा बक्सर, यहाँ बक्सर। ठीक है, वीर कुंवर सिंह बक्सर से थे। लखनऊ, यूपी की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, यूपी की राजधानी लखनऊ। पुणे या फिर पूना, तो पुणे या पूना जो है वो है महाराष्ट्र के अंदर। पुणे या पूना जो है वो है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये महाराष्ट्र पर, तो इसके अंदर आप इस तरफ को पुणे लगा सकते हैं। चौथा नंबर पुणे, सॉरी 5वां नंबर है पुणे, ये 5वां नंबर पुणे। फिर उसके बाद है मद्रास यानी चेन्नई। तो चेन्नई जो है वो लास्ट में तमिलनाडु की राजधानी, तो यहाँ पर डालिए आप चेन्नई, यहाँ पर लिख दीजिए चेन्नई, यहाँ पर लिख डालिए चेन्नई। तो छठा यानी 6th वो चेन्नई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप मैप भर सकते हैं। मैप के भरने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे अगर आपने सही से मैप भरा है तो। पूरा साफ साफ लिखिएगा और साथ में मैप लगाना मत भूलिएगा, पेपर के अंदर मैप भी साथ में अटैच करना होता है, तो ये हमें नहीं करना है, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। ठीक है, तो ये भी आप अगर करना चाहे तो इसे आप आराम से कर सकते हैं कि किस राज्य के अंदर सूरत है। तो सूरत जो है वो हमें गुजरात के अंदर मिला।
ठीक है, मैं करा ही देता हूँ सिर्फ कि हमें गुजरात के अंदर सूरत देखने को। एक मिनट, फर्स्ट का आंसर होगा गुजरात। सेकंड कि भाई हैदराबाद कहाँ है, तो वो है तेलंगाना में। और फिर बक्सर कहाँ है, तो बक्सर है बिहार में। लखनऊ, तो लखनऊ है उत्तर प्रदेश में। और पुणे, तो पुणे है महाराष्ट्र में। और चेन्नई तेलंगाना में। मद्रास यानी सॉरी, यह है तमिलनाडु में। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में। तो ठीक है, तो ये था हमारा सैंपल पेपर जो कि 8th क्लास के लिए था, जिसका कि हमने यहाँ पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया है, सॉल्व किया आज हमने। ठीक है, तो आप इसे एक बार गो थ्रू करके जाइएगा, लगभग पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको और भी चीज़ें चाहिए हो तो आप हमें इस पर ये जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा। ठीक है, आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको सैंपल पेपर वगैरह, अगर आपको हार्ड कॉपी वगैरह चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।